बच्चों कल हमने ऊतक के बारे में पढ़ा था, विशिष्ट मतलब स्थायी ऊतक के बारे में। और स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और सामान्य ऊतक। अब आगे पढ़ेंगे ऊतक तंत्र क्या है। सभी पौधे कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। थैलोफाइटा पौधा अर्थात शैवाल और कवक को छोड़कर जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उन सभी का शरीर ऊतकों का बना होता है, उनमें विकसित ऊतक तंत्र जो है पाए जाते हैं। और ये ऊतक सभी ऊतक आपस में मिलके विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। ऊतक तंत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा भरण या मौलिक ऊतक तंत्र और तीसरा संवहन ऊतक तंत्र। ये 3 तंत्र हैं जो सभी पौधों में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बाह्यत्वचीय ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाह्यत्वचीय ऊतक का निर्माण होता है एपाइकल मेरिस्टेम के डर्मेटोजन स्तर से। डर्मेटोजन स्तर जो है कोशिकाओं में बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। बाह्य त्वचा सिंगल लेयर या एक कोशिकी स्तर का बना हुआ होता है और ये कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं। इन कोशिकाओं की पतली भित्ति, इन कोशिका की भित्ति जो है पतली होती है, जीवित होता है और इनमें कम मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि बरगद आदि में बाह्य त्वचा जो है बहुस्तरीय होता है। ये सिंगल लेयर कुछ पौधों के लिए, और जो बरगद आदि रबर आदि के पौधे होते हैं उनके एपिडर्मिस जो है मल्टी लेयर्ड होते हैं या बहुस्तरीय होते हैं। बाह्य त्वचा के ऊपर या बाहर क्यूटिन नामक पदार्थ का परत पाया जाता है। क्यूटिन के द्वारा बने हुए परत को क्यूटिकल कहा जाता है। यह आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधे के समस्त भागों में पाए जाते हैं। कभी कभी बाह्यत्वचीय ऊतक में एंथोसायनिन भी पाया जाता है, जिसके कारण इसमें विशेष प्रकार के कलर जो है, रंग जो है उत्पन्न होता है। जो जलीय पौधे होते हैं
उनमें एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो है जली पौधे और छायादार स्थानों में उगने वाले पौधों की एपिडर्मिस में हरित लवक पाए जाते हैं। बाकी दूसरे स्थलीय पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा में हरित लवक नहीं पाया जाता। बाह्य त्वचा में ही तेल, गोंद, मोम आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जैसे कि तेल ग्रंथि आदि, जिनसे विशेष प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाया जाता है जो गैसों के विनिमय में मदद करता है। बाह्य त्वचा के ऊपर कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। उनमें पहला है बूलीफॉर्म कोशिका। बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले या बाह्य त्वचा में उपस्थित बाह्य त्वचा में उपस्थित रचनाएं पहली रचना है बूलीफॉर्म कोशिकाएं। ये कोशिकाएं एक बीजपत्री पौधों की पत्ती की ऊपरी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं जो है आकार में बड़ी होती हैं। ये बूलीफॉर्म कोशिका सामान्य एपिडर्मिस की कोशिका से आकार में बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है बूलीफॉर्म कोशिका। इस कोशिका की कोशिका भित्ति पतली होती है और इनमें जल भरा हुआ होता है। ये रचना केवल ऊपरी एपिडर्मिस में ही पाया जाता है एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में। इसके नीचे आपके मेजोफिल ऊतक या मेजोफिल कोशिका या ऊतक जो है पाई जाती है। दूसरी संरचना है जो बाह्य त्वचा में रचनाएं पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण, टैनिन, रेजिन आदि भी पाए जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण हैं वो आपस में मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचना का निर्माण करती हैं। उन संरचनाओं को कहा जाता है सिस्टोलिथ। जैसे कि ये मल्टीलेयर्ड आपका एपिडर्मिस है जो बरगद, रबर आदि के पौधों में पाया जाता है। वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के कण जो है इस प्रकार अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाते हैं और इस संरचना को कहा जाता है सिस्टोलिथ। और ये सिस्टोलिथ भी किसमें पाया जाता है? बाह्य त्वचा में पाया जाता है। इसके अलावा पत्तियों के ऊपर एपिडर्मिस में ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को कहा जाता है रंध्र। इस रंध्र की मदद से पत्ती या पौधे
गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। अब देखेंगे रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना, रंध्र जो है दो किडनी के आकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। उस कोशिका को कहा जाता है रक्षक कोशिका। ये आपका एक रक्षक कोशिका और ये आपका दूसरा रक्षक कोशिका और ये है आपका रंध्र या स्टोमेटा। रक्षक कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य और हरित लवक भी पाया जाता है। ये आपका केंद्रक है, कोशिका द्रव्य और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इस रक्षक कोशिका की भीतरी भित्ति, ये जो भित्ति है वो मोटी होती है और बाह्य भित्ति पतली होती है। रक्षक कोशिका के बाहर जो कोशिकाएं स्थित होती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक कोशिकाएं, जो स्टोमेटा को या रक्षक कोशिकाओं के समीप स्थित होते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। तो ये आपके सहायक कोशिकाएं हैं। रक्षक कोशिका में जब पानी भर जाता है, अर्थात पानी से पूरी तरह से ये भरी हुई होती है, स्फीत कंडीशन में आती है, तो बाह्य भित्ति और भीतरी भित्ति दोनों अपने स्थान से बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे स्टोमेटा खुल जाता है और यहीं से वाष्प जो है, पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसके अलावा एक और संरचना पाई जाती है एपिडर्मिस में, उसे कहते हैं ट्राइकोम्स। ये एपिडर्मिस के ऊपर रोम के रूप में पाए जाते हैं या छोटे छोटे इस प्रकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको ट्राइकोम या बाह्यत्वची रोम कहा जाता है। और ये जो है ग्रंथिल रोम या दंश रोम प्रकृति के होते हैं। ये प्रायः सभी पौधों में पाया जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार की संरचना जो है बाह्यत्वचा में पाई जाती है। एक तो बुलीफॉर्म कोशिका, फिर सिस्टोलिथ या टेनिन आदि जमा हो जाते हैं, रंध्र और ट्राइकोम। अब आगे हम मौलिक ऊतक या भरण ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। भरण ऊतक पौधे के समस्त भागों में पाए जाते हैं और ये जो है मृदूतक या पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और ये एपिडर्मिस से एपिडर्मिस से एपिडर्मिस के निचले भाग से कोशिका के केंद्र तक स्थित होता है। भरण ऊतक को हम 3 भागों में बांटते हैं। कॉर्टेक्स जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है। हाइपोडर्मिस, बी या दूसरा सामान्य कॉर्टेक्स,
तीसरा एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स को 3 भागों में बांटते हैं, हाइपोडर्मिस, सामान्य कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। दूसरा भाग कहलाता है पेरीसाइकिल, और तीसरा भाग है मज्जा एवं मज्जा किरणें। तो भरण ऊतक या मौलिक ऊतक इन 3 भागों से मिलकर बनता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और मज्जा किरणों से। हाइपोडर्मिस इपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है। ये इपिडर्मिस की कोशिका है। इपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की कोशिका जो है स्थित होती है। ये द्विबीजपत्री पौधों में कोलेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें कोलेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल जो है पाई जाती है। इन कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं और इसकी कोशिका जो जीवित होती है। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें इपिडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। ये आपका स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिका है जो एक बीजपत्री पौधों के तनों में हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं। इन कोशिकाओं में भी इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश जो है नहीं पाया जाता। तो कोलेनकाइमेटस कोशिकाओं से द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है और स्क्लेरेनकाइमेटस एक बीजपत्री तने में पाया जाता है। इसके नीचे स्थित होता है सामान्य कॉर्टेक्स। सामान्य कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो है पतली होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की डक्ट जैसे रेजिन डक्ट, तेल ग्रंथियां आदि पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं। इसके नीचे स्थित होता है एंडोडर्मिस। सामान्य कॉर्टेक्स के नीचे क्या स्थित होता है? एंडोडर्मिस स्थित होता है। एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी भाग भी कहा जाता है और ये जो है सिंगल लेयर होता है। इसकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है और इसका आकार बेरल शेप्ड या ढोलक के समान होता है। और जीन कोशिका जहाँ पे जड़ में एंडोडर्मिस जो है विकसित होता है और जहाँ पे प्रोटोजाइलम उपस्थित हो वहाँ की कोशिका एंडोडर्मिस का वह भाग जहाँ पे
कौन उसको टच करता है? प्रोटोजाइलम। वो पतली होती है और उस पतली भित्ति वाले एंडोडर्मिस को कहा जाता है पथ कोशिका या पैसेज सेल, और इन्हीं पैसेज सेल से पानी जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो पथ कोशिका या पैसेज सेल चूंकि पतली भित्ति वाली होती है और इसके नीचे कौन स्थित रहता है? प्रोटोजाइलम, जड़ का। वहां से पानी जो है पथ कोशिकाओं से होते हुए जाइलम में पहुंचाया जाता है, या इन्हीं पथ कोशिकाओं से पानी जाइलम में प्रवेश करता है। इसके अलावा एंडोडर्मिस की भीतरी सतह पे सुबेरिन और लिग्निन आदि पदार्थों के जमा होने से यहाँ पे एक पट्टी के समान संरचना बनती है। उस पट्टी को कैस्पेरियन पट्टी कहा जाता है। कैस्पेरियन पट्टी कहा जाता है क्योंकि इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था कैस्पेरियन, इसलिए इन्हें कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं। एंडोडर्मिस में को स्टार्च शीट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं। अब इसके नीचे स्थित होता है पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल स्थित होती है और ये पेरीसाइकिल की कोशिकाएं या तो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई होती हैं या कुछ पौधों में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई होती है। एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल आगे संवहन पूल या संवहन ऊतकों को घेरने का कार्य भी करती है, अर्थात पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस से संवहन पूल या संवहन तंत्र जो है घिरा हुआ होता है। पेरीसाइकिल से ही पार्श्व जड़ों का विकास होता है। पार्श्व जड़ जो निकलती है वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? पेरीसाइकिल वाले भाग से ही उत्पन्न होती है। अब अगली जो बहरण ऊतक है वह मज्जा और मज्जा किरणें या पीत और मेडलरी रेस। पीत जो है कोशिका के सबसे भीतरी भाग या केंद्रीय भाग में पाया जाता है। ये कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और इनमें एक अंतर कोशिकीय अवकाश भी पाया जाता है। जब यही पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं पीत से या मज्जा से बाहर निकलती हैं और संवहन ऊतकों के बीच में पाई जाती हैं, तब उन्हें मज्जा किरणें कहा जाता है। जैसे कि ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं जो पीत से बाहर निकल गई और संवहन ऊतकों के बीच में है, तो इनको बोलते हैं मज्जा किरणें। तो मज्जा किरणें और मज्जा जो है पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। अब अगला ऊतक है संवहन ऊतक तंत्र। संवहन ऊतक तंत्र जो है बना होता है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम और फ्लोएम से बने हुए तंत्र को संवहन ऊतक तंत्र कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम जो है पानी और खनिज लवण का संवहन का कार्य करता है
और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, इसलिए इस ऊतक तंत्र को क्या कहा जाता है? संवहन ऊतक तंत्र कहा जाता है। संवहन ऊतक तंत्र में जाइलम और फ्लोएम मिलके बनाते हैं संवहन पूल। संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल। संवहन पूल या तो जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ होता है या फिर जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का बना होता है। संवहन पूल में या तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ऊतक के रूप में या फिर जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का बना हुआ संवहन पूल कोशिकाओं में पाया जाता है। जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें संवहन पूल बिखरा हुआ ग्राउंड टिश्यू में बिखरा हुआ है। ग्राउंड टिश्यू मीन्स ये जो एरिया है वो ग्राउंड टिश्यू के एरिया को बताएगा। तो यहाँ पे संवहन पूल इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार के व्यवस्थित होने का क्रम कहलाता है, उनको हम बोलेंगे बिखरा हुआ। तो एकबीजपत्री पौधों में संवहन पूल बिखरे हुए होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में संवहन पूल जो है एक वलय या चक्र में स्थित होते हैं। इस प्रकार से वलय में स्थित होते हैं। इसके बाद आपका तो द्विबीजपत्री पौधों में संवहन पूल कैसे होते हैं? एक वलय में स्थित होते हैं। अब है संवहन पूल कौन कौन से तत्वों से मिलके बनते हैं। तो सबसे पहले संवहन पूल में 3 प्रकार के तत्व या ऊतक पाए जाते हैं। एक तो है जाइलम, दूसरा फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम स्थिति के आधार पे 3 प्रकार का होता है। यदि बाहर की है ओर स्थित होता है तो उसको बोलते हैं एक्सार्स, बीच में है तो मेजार्क, और सबसे अंदर है तो एंडार्क। बाहर है तो एक्सार्क। ये स्थिति के आधार पे जाइलम 3 प्रकार के होते हैं, एक्सार्स, मेजार्क और एंडार्क। और आकार के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पे जाइलम 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटोजाइलम, जिसका आकार जो है छोटा होता है, इसमें गुहा भी छोटी पाई जाती है। और बड़े आकार के जाइलम को क्या कहा जाता है? मेटा जाइलम कहा जाता है। तो आकार के आधार पे 2 प्रकार के, छोटा ल्यूमन या गुहा वाला प्रोटोजाइलम और बड़े आकार की जिसमें गुहा पाई जाती है उसको मेटाजाइलम कहा जाता है। प्रोटोजाइलम जो है जड़ में केंद्र से बाहर की ओर स्थित होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर, जबकि द्विबीज जो तना होता है उसमें मेटाजाइलम केंद्र के से दूर अर्थात बाहर की ओर स्थित रहेगा और प्रोटोजाइलम जो है
केंद्र की ओर स्थित होता है। तो ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। जाइलम 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनता है। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा जाइलम फाइबर। और इसका जाइलम का कार्य है पानी और खनिज लवण का ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 ऊतक हैं जिससे क्या बनता है, जाइलम बनता है। और जाइलम का कार्य है पानी और खनिज लवण का संवहन करना या एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना। अब जो दूसरी ऊतक है वो है फ्लोएम, जो कि संवहन पुल में पाया जाता है। फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थ का संवहन करना या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है उस भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। पहला है चालनी नलिका, दूसरा सखी कोशिका, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम फाइबर। ये 4 कोशिकाएं हैं जिनसे मिलके क्या बनता है, फ्लोएम। और फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों का संवहन करना। कैम्बियम एक पट्टी के समान संरचना है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है और ये प्राथमिक मेरिस्टेम से बनता है। और इसकी कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। तो इस प्रकार संवहन पुल में ये 3 ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। अब संवहन पुल के प्रकार। संवहन पुल संवहन पुल उनमें उपस्थित कैम्बियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे और जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के आधार पे संवहन पुल 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है अरी सवानपूल, दूसरा संयुक्त कोलेट्रल दूसरा संयुक्त सवानपूल और तीसरा है संकेंद्री सवानपूल। सबसे पहले अरी सवानपूल के बारे में चर्चा करें तो अरी सवानपूल पाया जाता है जड़ में और इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। ये जाइलम है, यहाँ पे आपका रहेगा फ्लोएम, फिर यहाँ पे रहेगा आपका जाइलम, फिर फ्लोएम, इस प्रकार के जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति अलग अलग अक्ष में अलग अलग स्थानों पे होती है। इनको बोलते हैं अरी सवानपूल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग स्थानों में स्थित होते हैं। ये है आपका फ्लोएम और ये है जाइलम। और जाइलम और फ्लोएम जो है एक दूसरे के अल्टरनेट, पहले जाइलम रहेगा, फिर फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, इस प्रकार के अल्टरनेट या एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। इस प्रकार का जड़ सवानपूल जड़ में पाया जाता है। दूसरा जो सवानपूल है वो है संयुक्त, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, साथ ही साथ एक ही त्रिज्या में स्थित होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त सवानपूल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे स्थित होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये आपका जाइलम, कैम्बियम, और ये फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही त्रिज्या में स्थित है, इसलिए इसको कोलेट्रल प्रकार का, कोलेट्रल और बंद सवानपूल कहा जाता है। कोलेट्रल और बंद नहीं, खुला, जहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है, वो सवानपूल को कहा जाता है कोलेट्रल खुला। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, तब उसे कोलेट्रल बंद प्रकार का सवानपूल कहा जाता है। बंद प्रकार का सवानपूल कहा जाता है। तो संयुक्त कोलेट्रल खुला प्रकार का सवानपूल द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है और संयुक्त कोलेट्रल बंद प्रकार का सवानपूल एक बीजपत्री
पौधों में पाया जाता है। संयुक्त को हम जो संयुक्त संवहनपुल है उसको दो भाग में बांटते हैं, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। तो कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। बाई कोलेट्रल में जाइलम बीच में स्थित होता है, यहाँ बीच में जाइलम होगा यहाँ पे, और इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ कैम्बियम और दोनों तरफ क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। ये आपका जाइलम है, ये कैम्बियम, और ये दोनों क्या है, फ्लोएम है। तो इस प्रकार के संवहनपुल को बाइकोलेट्रल संवहनपुल कहा जाता है और ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी, एपोसाइनेसी आदि फैमिली में। सकेंद्री में जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को घेर के रखते हैं या एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल। एम्फीवेसल में फ्लोएम जो है बीच में स्थित रहता है और इसको चारों ओर से जाइलम घेर के रखता है। तो इस प्रकार के संवहनपुल को क्या कहा जाता है, एम्फीवेसल संवहनपुल कहा जाता है, जो किसका प्रकार है, सकेंद्री का, एम्फीवेसल। दूसरा जो प्रकार है उसको एम्फीक्राइबल कहते हैं। इसमें जाइलम बीच में रहेगा और उस फ्लोएम जो है उसको चारों ओर से क्या करके रखेगा, घेर के रखेगा। तो इस प्रकार का संवहनपुल कहलाता है एम्फीक्राइबल। तो ये आपके संवहनपुल हैं तीन प्रकार के, अरी, संयुक्त कोलेट्रल बंद और संयुक्त कोलेट्रल खुला, संयुक्त बाइकोलेट्रल प्रकार का संवहनपुल, और सकेंद्री में दो प्रकार के, एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल। तो बच्चों ये आप क्या था, टिश्यू सिस्टम, जिसमें विभिन्न प्रकार के टिश्यूओं के बारे में अध्ययन किए, जैसे कि बाह्य त्वचा ऊतक किससे बनता है, मौलिक ऊतक किससे बनता है और संवहन ऊतक किससे बनता है। आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।